बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है एडवांस पावर सिस्टम एनालिसिस। पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पावर सिस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द पावर सिस्टम? पावर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम का नाम है कि जिसके अंदर हम एक बिज़नेस करते हैं और वो जो बिज़नेस है वो है जनरेशन का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ अ सिस्टम दैट डील्स विद द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड पावर सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर मैंने वर्ड यूज़ किया है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिज़नेस कर रहे हैं। क्या ये बिज़नेस वैसा ही बिज़नेस है जिस तरह के आप डेली लाइफ में सुनते हैं कि हम फ़लानी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई फ़लानी चीज़ का बिज़नेस कर रहा है, कोई ये कहता है कि मैं सोप्स का बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई सीड्स का कर रहा है, कोई गाड़ियों का कर रहा है। तो क्या ये बिज़नेस भी उसी टर्म्स के अंदर हम कह रहे हैं या कोई डिफरेंस है? जी हाँ, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो भी अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनकी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो मेडिसिन की कंपनी है, चाहे वो सोप की कंपनी है, चाहे सीड्स की है, किसी भी चीज़ की कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं और उसके रिवार्ड्स में, उसके बदले में वो पैसे ले रहे हैं। इस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। मींस बिज़नेस से मुराद ये है कि वो पैसे कमा रहे हैं। तो क्या हमारे जो पावर सिस्टम है इसके अंदर भी जो हम यूज़ कर रहे हैं कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है और जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत बड़े सिस्टम्स हैं, इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं। तो क्या इसके अंदर भी हम पैसा कमा रहे हैं? जी हाँ, इसके अंदर भी जो हम बात कर रहे हैं वो भी यही है कि हम भी जो अपने सिस्टम में एक गेम खेल रहे हैं वो है गेम ऑफ मनी। हमारा भी जो बिज़नेस है वो क्या है, उसके अंदर भी हम एक यूं कहें तो गेम ऑफ मनी, गेम ऑफ मनी कर रहे हैं हम पावर सिस्टम के अंदर। इससे ये है कि हम भी अपनी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। पावर इंजीनियर्स एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको जनरेट कर रहे हैं। वो जो प्रोडक्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हम जनरेट कर रहे हैं पावर प्लांट्स के ऊपर। जनरेशन करने के बाद उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि हमारी कंपनीज़ हैं, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनीज़ हैं, एनटीडीसी है, वो उसको ट्रांसमिट कर रही है। फिर उसके बाद हमारी डिस्कोज हैं, मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, बहुत सारी हैं, जैसा कि आपने नाम सुने हुए। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वापडा डिस्कोज कंपनी है वो मैपको है, लेस्को है, फेस्को है, हेस्को है एंड सो ऑन। ये सारी हमारी क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। ये क्या करती हैं, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिशन से, एनटीडीसी से लेके, और जो एनटीडीसी वाले हैं वो पावर प्लांट से, जेनकोज से लेते हैं, जनरेशन जो कंपनीज़ हैं वहाँ से ये लेके कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कंज्यूमर फिर क्या करता है, वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आपको उसके बदले में पैसे देता है, जो कि आप वापडा वालों को एवरी मंथ, ईच मंथ के अंदर बिल की जो पेमेंट करते हैं, वो जो आप पैसे देते हैं वो आप देते हैं, वो यूटिलिटी वाले लेते हैं। इट मीन्स कि जो जनरेट कर रहे हैं वही आपसे पैसे वसूल करते हैं। तो इट मीन्स कि हमने भी जो प्रोडक्ट बनाई उसको हमने सेल किया कंज्यूमर्स के पास। अब वो जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे बहुत सारी टाइप्स के हैं। कुछ बिग कंज्यूमर्स हैं, कुछ स्मॉल हैं, कुछ डोमेस्टिक लेवल के हैं, इंडस्ट्रियल लेवल के हैं। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, उसके बदले में हमें पैसे दे रहे हैं। तो गोया कि हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम के अंदर हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारी प्रोडक्ट है, पावर इंजीनियर्स की जो प्रोडक्ट है, वो जो दूसरे बिज़नेस हैं डेली लाइफ में आप जो दूसरे बिज़नेस देखते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंस है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। वो ये है कि जो दूसरे बिज़नेस हैं, लेट्स सपोज़ कि शुगर का बिज़नेस है, कि आपने शुगर का बिज़नेस करना है तो आप ये देखते हैं कि आप शुगर लेते हैं
और वो ह्यूज अमाउंट में लेते हैं। अगर उसका आने वाले टाइम में उसकी डिमांड नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे उसकी डिमांड ज़्यादा होती है आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको ज़्यादा पैसे उसके मिलते हैं। लेकिन इसके रिस्पेक्ट जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो पावर इंजीनियरिंग का जो बिज़नेस है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, या स्टोर करना हमारे लिए टफ है इस तरह से, क्योंकि जो हम अपनी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसको हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि वो एसी की फॉर्म में है। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर हम उसको स्टोर करें तो उसके लिए फिर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो डीसी है वो फिर जाके बैटरीज़ में हम स्टोर करें, और जब उसको डिमांड उसकी आए फिर हम उसको कंज्यूमर को दें, और फिर डीसी को एसी बनाएं, फिर उन तक पहुंचाएं। तो ये एक प्रोसेस टफ है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो इसको हम लाइक नहीं कर सकते। तो गोया कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते। और जो सिस्टम है वो भी बहुत बड़ा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, नेटवर्क है कंप्लीट। तो इसके अंदर जो है हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। हमने कंज्यूमर को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई भी देनी है, उसने जितनी डिमांड की हमने उतनी उनको सप्लाई भी देनी है, और फिर जाके वो हमें क्या करेंगे, अगर हम उनकी डिमांड पूरी करेंगे तो उसके बाद वो हमें फिर क्या करेंगे, उसके पैसे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिज़नेस के अंदर दूसरी जो हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि जो कंज्यूमर हैं वो अपनी मर्ज़ी से डिमांड लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसको बंद करते हैं। जिस कंज्यूमर की, चाहे वो बिग कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, डोमेस्टिक हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आपकी सप्लाई को लेते हैं या फिर बंद कर देते हैं। मीन्स कि उनके जो लोड्स हैं वो उनको ऑन कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से, किसी की मर्ज़ी आती है उसको बंद कर देता है, या उसको इन जो है डिफरेंट टाइम्स के अंदर वो डिफरेंट डिमांड्स रखते हैं। तो ये हम उनकी डिमांड्स डिफरेंट टाइम्स के अंदर जो डिमांड है वो हाई है, लो है, मीडियम है, उसको हमने क्या करना है, पूरा करना है। तो ये हमारा बिजनेस है, हम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कर रहे हैं। तो पावर सिस्टम क्लियर हो गया कि द सिस्टम that deals with the business of generation, transmission and distribution of electrical energy is called power system. अब उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस किसे कहते हैं, एनालाइज करना किसको कहते हैं? एनालिसिस का मतलब है टू डिकम्पोज, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसको अगर हम सेपरेट करें, उसको डिकम्पोज करें इनटू अ पार्ट्स, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि हमने असल में क्या किया है, एनालाइज किया है इसको। तो एनालिसिस इस फिनोमिना को कहते हैं टू डिकम्पोजिशन या डिकम्पोज द सम ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को इनटू अ पार्ट्स विच इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ, जिससे वो बनी हुई है उसको उसके पार्ट्स में कन्वर्ट करना, डिकम्पोज करना, इस नाम को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं कि ये एनालिसिस कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग बाय ब्रेकिंग इट अप इनटू पार्ट्स, कि जो उसको हम डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको कहते हैं एनालिसिस। अब क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आपका कोई स्मॉल फॉल्ट है, या आप अभी इसी बॉडी की मिसाल ले लें, अगर इसी बॉडी में कुछ आपका कोई जो है कोई फॉल्ट आता है, वो अगर फॉल्ट है छोटा, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कोई दवाई लिख के देता है। कोई अगर जो है कोई फॉल्ट आपका वेरी सीवियर किस्म का है तो वो उसको पहले क्या करता है, एनालाइज करता है डॉक्टर। उसको एनालाइज करने के बाद वो कहते हैं उसको ऑपरेट करता है। अगर फॉल्ट है वेरी
वेरी सीवियर टाइप का, तो उसको ऑपरेट करता है, आपकी बॉडी के उसी हिस्से को उसको ऑपरेट करता है, फिर कहता है जी इसका हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर इसका इलाज पॉसिबल है, मीन्स कि उसको एनालाइज करता है, तो इट मीन्स कि उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जब हमारे फॉल्ट्स आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो है एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करने के बाद फिर हम उसकी रेमेडी देते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जैसा कि अभी आप जो है पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ने के बाद आगे आपका सब्जेक्ट है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का, जिसके अंदर आप ये सीखेंगे कि जब सिस्टम को एनालाइज कर लिया जाता है, उसके फॉल्ट डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, तो फिर उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो वो आप उस सब्जेक्ट में जाके जो है पढ़ेंगे। अब उसके बाद इस पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए आपने जो प्रीवियस बुक्स पढ़ी हैं, प्रीवियस सब्जेक्ट्स स्टडी किए हैं, उसके अंदर भी आपने एनालिसिस की है, और वो जो है उसके लिए जो कुछ आपने लॉज पढ़े हैं, उसमें जो फेमस लॉ है वो हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर आप करंट और वोल्टेज को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज नेटवर्क, इट इज़ अ वेरी बिग नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मैन मेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसके अंदर क्या है, वेरी नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, और लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो इसलिए अगर आप इस सिस्टम के ऊपर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप उनकी इक्वेशंस की मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, देन भी वो क्या होता है कि आपको उसके लिए नंबर ऑफ लूप्स के लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, और नंबर ऑफ नोड्स के लिए आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, जो कि आपके लिए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। उसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके लिए वेरी कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसके रिस्पेक्ट हम अगर बात करें, हमारे पास एक और मेथड है जो कि हम इस पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, वो है मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट इन अ 3 फेज लाइंस आर डिफरेंट हैविंग अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट। कि अगर आपका कोई इस तरह का जो है सिस्टम है जो कि जिसके अंदर आपके डिफरेंट करंट और 3 फेज लाइंस का जो करंट है वो क्या है कि उसके अंदर अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए जो आप कैलकुलेशन प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस अनबैलेंस सिस्टम के लिए मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स मेथड क्या है और इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया। इसको मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन किया अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फोर्टेस्क्यू, इन 1980 के अंदर। 1918 के अंदर एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फोर्टेस्क्यू, उसने एक थ्योरी पेश की जिसको यहाँ पे हम अभी डिस्कस करते हैं, और इसी मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट को आप नाम देते हैं फोर्टेस्क्यू थ्योरम का। तो फोर्टेस्क्यू थ्योरम भी इसको हम नाम देते हैं और इसको मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो अब ये मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स और फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या है कि according to the Fortescue, it is defined as any unbalanced system of 3 phase vectors, current or voltage, can be resolved in 3 separate sets of balanced vectors. They are having positive, negative and zero sequence. This is the statement of the Fortescue theorem. फोर्टेस्क्यू थ्योरम का कहना ये है कि एक अनबैलेंस सिस्टम को आप रिजॉल्व कर लें एक बैलेंस सिस्टम के अंदर। अनबैलेंस सिस्टम को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे एक्चुअल फिज़िकल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैं वो एक्चुअली क्या है, अनबैलेंस सिस्टम है। अनबैलेंस सिस्टम मीन्स कि जो हमारी सिस्टम के अंदर डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल नहीं है, या डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम है। तो इस
इक्वल, ये जो डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना है, इसको हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है, बैलेंस है। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हमारा, इसके अंदर सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है इन ईच टाइम ऑफ इंटरवल। जब जिस मर्जी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप देख ले तो आपको ये बैलेंस नहीं मिलेगा। या ईच टाइम के अंदर, हर टाइम सेकंड ऑफ द टाइम, यानी हर टाइम के सेकंड्स के अंदर क्या हो रही है, हमारी सिस्टम में तब्दीलियां हो रही हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि सिस्टम हमारे क्या है, बैलेंस नहीं है। तो जब सिस्टम बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो उसके लिए जो हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फोर्टेस्क्यू ने ये कहा कि आप अपने अनबैलेंस सिस्टम को अज्यूम कर लें, मीन्स कि उसको रिजॉल्व कर लें 3 सेपरेट सेट्स के अंदर। 3 सेपरेट सेट्स जो होंगे वो ईच सेट जो होगा आपका बैलेंस होगा, और उनके दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री होगा। और उसको जो नाम देंगे, एक सेट को नाम देंगे पॉजिटिव सीक्वेंस सेट का, जो कि जिसका फेज आर्डर फेज सीक्वेंस नॉर्मल फेज के इक्वल होगा, नॉर्मल फेज सीक्वेंस के इक्वल होगा। उसको आप नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्टेस्क्यू पॉजिटिव सीक्वेंस सेट्स। जो दूसरा सेट्स है जिसके अंदर हमारा फेज आर्डर चेंज हो जाता है पहले की निस्बत, मीन्स कि अगर पहला सेट है जिसका फेज आर्डर है रेड येलो ब्लू RYB, जो दूसरा सेट होगा वो भी 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे होंगे तीनों वेक्टर्स, लेकिन उसका जो फेज आर्डर होगा, अगर पहले सेट का फेज आर्डर है रेड येलो ब्लू, तो दूसरे का होगा रेड ब्लू येलो। इस तरह से इनको हम अपोजिट कर दें, अगर दूसरे सेट को पहले सेट के या नॉर्मल फेज सीक्वेंस के अपोजिट कर दें, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, फेज डिस्प्लेसमेंट, वो वही रहेगा जो 120 डिग्री पहले वाले में था। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव सीक्वेंस सेट। और इसके बाद जो तीसरा सेट है हमारा, उसको हम कहते हैं ज़ीरो सीक्वेंस सेट। और ज़ीरो सीक्वेंस सेट के लिए जो है उसमें हमारा जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होता है। तो इस तरह से फोर्टेस्क्यू थ्योरम की ये स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि जो हमारे पास बैलेंस सिस्टम का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका टेक्निकल जो है कैसे डेफिनेशन की जा सकती है। और उसके बाद फेज सीक्वेंस की बात हमने की, तो फेज सीक्वेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं हम बैलेंस सिस्टम ऑफ 3 फेज करंट्स implies that 3 currents are equal in magnitude having 120 degree displacement from each other. This is the balance system. अब उसके बाद है हमारे पास phase sequence. It is the order in which various voltages or current attain their maximum positive value. This is the phase sequence. मीन्स के हम कौन सा फेज कब अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 फेजेस है ABC। पहले अगर फेज़ A पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो हम A लिखेंगे, फिर अगर उसके बाद B ने अटेन की तो हम B। इसी तरह से सिमिलरली अगर थर्ड नंबर पे C ने अटेन की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू तो हम उसको C नंबर देंगे, और इस तरह से लिखेंगे। हमारा फेज सीक्वेंस बन जाएगा ABC, फेज ऑर्डर ABC हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यूँ भी अगर सीक्वेंस चेंज है तो यूँ हो सकता है ACB एंड सो ऑन। अब याद कर लें कि जो हमने 3 सेट कहे हैं, एक पॉजिटिव सीक्वेंस सेट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और दूसरा है हमारा नेगेटिव सीक्वेंस सेट, और तीसरा है हमारा ज़ीरो सीक्वेंस सेट। ज़ीरो सीक्वेंस सेट्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर तीनों जो करंट हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और हैविंग ज़ीरो फेज डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से है कि पहले हमने एक सेट बनाया जिसको हमने रखा जिस तरह से हमारे नॉर्मल फेज सीक्वेंस होते हैं रेड येलो ब्लू, तो इसको भी मैंने वैसे ही रखा रेड येलो ब्लू। यहाँ पे रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लू है। अब उसके बाद ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है ईच वेक्टर के अंदर इन तीनों का फ्रॉम ईच अदर अगर हम देखें तो वो है 120 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक 120, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 120 डिग्री है, और अगर इन दो से देखें तो ये फिर 240 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ पर ये है कि
हमारे पास दो जो फेजेस हैं वो हमने यूँ लिखा कि IY1, IR1, IB1, इनके साथ जो सबस्क्रिप्ट लिखे हैं मैंने 1 1 लिखे हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस सेट हैं और इनका आर्डर वैसे है जैसे आपका नॉर्मल फेज सीक्वेंसेस हैं उसके बिल्कुल सिमिलर है। अब दूसरा देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है कि देखें यहाँ पे IY1 है लेकिन यहाँ पे ब्लू मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने फेज सीक्वेंस चेंज कर दी है, यहाँ पे देखें कि RBY कर दिया है। जो पहले वाला है नॉर्मल के इक्वल है वो है RYB। तो ये क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस सेट्स जिसका सबस्क्रिप्ट है 2 इसके साथ हम लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि IB2, IR2 और IY2 लिखा है हमने यहाँ पर। तो ये है आपका नेगेटिव सीक्वेंस सेट जिसको हमने RBY का नाम दिया। उसके बाद जो तीसरा सेट है वो क्या है हमारे पास, इसका सबस्क्रिप्ट हमने 0 रखा जिसको हम नाम देते हैं ज़ीरो सीक्वेंस सेट्स। यहाँ पर देखें कि इनके दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो ये फोर्टेस्क्यू की स्टेटमेंट है कि एक अनबैलेंस सिस्टम को आपने कन्वर्ट कर लिया 3 सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो कि बैलेंस्ड हैं। तो इस रिजॉल्वेशन को जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस कहलाती है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फोर्टेस्क्यू थ्योरम। तो अब इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, फोर्टेस्क्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इसको अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें, चाहे वो करंट की फॉर्म में लिखें चाहे वो आप वोल्टेज की फॉर्म में लिखें, एक ही बात है, बोथ के ऊपर अप्लाई होती है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास फेजेस हैं ABC और उनके करंट्स IA, IB, IC हों और इसी तरह से उस फेजेस के जो वोल्टेज हैं, A फेज़ का जो वोल्टेज है VA, VB, VC, अगर 3 फेज़ हैं ABC के, तो उनको हम यूँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्टेस्क्यू के अगर करंट है तो IA0, IA1 और IA2 मीन्स के उसके अंदर ज़ीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, तीनों की हम यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, 3 कंपोनेंट्स का नाम होगा। सिमिलरली अगर फेजेस वोल्टेजेस हैं VA, VB, VC, तो उसके अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे ईच के लिए VA0, VA1, VA2। सिमिलरली अगर फेज B है VB0, VB1, VB2 एंड सो ऑन। और अगर हमारे फेजेस को हम नाम दे दें ABC की बजाय जिस तरह हमने ऊपर लिखा है रेड, येलो, ब्लू को, देन भी एक ही बात है कि उसको हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देंगे कि IR जो कि रेड फेज़ का हमारा करंट है वो कंसिस्ट है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, IR1 जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस सेट है कंपोनेंट है, दूसरा है प्लस IR2 जो कि नेगेटिव सीक्वेंस का जो कंपोनेंट है, और तीसरा जो है प्लस IR0 जो कि ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने यहाँ पे Y के लिए लिखा, फिर इसी तरह से ब्लू फेज़ के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें कि दीज सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स डू नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। They are only mathematical fictitious components which actually flow in the system. इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है सिस्टम के अंदर, they are only mathematical fictitious, और ये कंपोनेंट्स फिक्टिशियस हैं लेकिन एक्चुअली फ्लो इन द सिस्टम। तो यहाँ पर एक गालिब का शेर याद आता है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।